हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्टडीज मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 9th NCERT पॉलिटी की MCQ सीरीज चल रही है। आज आपका यहां पर दूसरा अध्याय है। यहां पर हम लोग लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों अध्याय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, लोकतंत्र की निम्नलिखित परिभाषाओं में से कौन सी लोकतंत्र को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से व्यक्त करती है? कानून के शासन पर आधारित शासन, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संचालित शासन, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है, ऐसी व्यवस्था जिसमें सामाजिक समानता सुनिश्चित हो। देखिए, लोकतंत्र एक ऐसी शासन पद्धति है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। लोकतंत्र के दो प्रमुख रूप हैं। एक तो है प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र, जिसमें कि जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और ये प्रतिनिधि जो है आगे जाकर जनता की ओर से निर्णय लेते हैं। दूसरा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहाँ पे जनता जो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है। भारत की बात की जाए तो भारत में हमारे यहाँ पर संसदीय और विधानसभा के स्तर पर प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र है, यानी हम लोग MP और MLA का चुनाव करते हैं और बाद में MP और MLA आगे जाकर हमारी ओर से निर्णय लेते हैं। जबकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो भारत में जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा स्तर पर ग्राम सभा की जो बैठकें होती हैं वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। अब यहाँ पे आते हैं पहले वाले विकल्प पर। देखिए, जिन देशों में लोकतंत्र है तो आपने देखा होगा कई ऐसे उदाहरण देखे भी हैं, इस अध्याय में भी पढ़ा है आपने। जैसे मैक्सिको का उदाहरण पढ़ा है आपने, जिम्बाब्वे का उदाहरण देखा है कि भले लोकतंत्र है लेकिन वहाँ पर कोई एक पार्टी जो है बहुमत में है और वो अपनी मनमानी चला रही है। तो जरूरी नहीं है कि लोकतंत्र है तो कानून का शासन होगा, ये जरूरी नहीं है। तो पहला वाला गलत हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि लोकतंत्र जो है इसके दो रूप हैं, एक तो प्रतिनिधि है, दूसरा प्रत्यक्ष है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन भी इस हिसाब से गलत हो जाएगा कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संचालित शासन, ये प्रत्यक्ष भी हो सकता है और प्रतिनिधिमूलक भी हो सकता है। तो यहाँ पर बी वाला गलत हो जाएगा। सी वाला सही है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। यहाँ पर डी वाला गलत है। देखिए, लोकतंत्र होने से सामाजिक समानता सुनिश्चित नहीं हो जाती है। जैसे भारत की बात करें तो भारत में भले लोकतंत्र है लेकिन हमारे यहाँ पर सामाजिक स्तर पर आज भी असमानताएं देखने को मिलती हैं। जैसे जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, आज भी हमारे यहाँ भारत में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर डी वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर केवल सी वाला सही है। तो आंसर है आपका सी वाला। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की एक आवश्यक शर्त नहीं है? स्वतंत्र न्यायपालिका, सैन्य नेतृत्व का वर्चस्व, अव्यक्त की स्वतंत्रता, कानून का शासन। किसी भी देश में अगर लोकतंत्र है तो वहाँ पर लोकतंत्र होने के लिए जरूरी है कि वहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका हो, लोगों को अव्यक्त की आज़ादी हो और कानून का शासन हो, यानी कानून की नज़र में चाहे राष्ट्रपति हो या आम नागरिक हो, सभी बराबर हों। सैन्य नेतृत्व का वर्चस्व ये लोकतंत्र की आवश्यक शर्त नहीं है। अगर सैन्य नेतृत्व का वर्चस्व होगा तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे तानाशाही है, सैन्य शासन है, लोकतंत्र नहीं है। जिन देशों में लोकतंत्र होता है वहाँ पर सेना जो है लोकतांत्रिक शासकों के अंडर में ही काम करती है। तो यहाँ पर बी वाला गलत हो जाएगा। तो आंसर है आपका बी वाला। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी देश को लोकतांत्रिक नहीं माना जाएगा? नियमित चुनाव हो, बहुदलीय व्यवस्था हो, अंतिम निर्णय सेना लेती हो, स्वतंत्र न्यायपालिका हो। देखिए, नियमित चुनाव हो रहे हैं, बहुदलीय व्यवस्था है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो यहाँ पर हम लोकतंत्र इस देश को कह सकते हैं। अगर अंतिम निर्णय सेना ले रही है, जैसे म्यांमार जैसा हाल है, तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र है ही नहीं बल्कि सैन्य शासन या सैन्य तानाशाही है। तो आंसर है आपका सी वाला। चौथा प्रश्न है, यूनानी भाषा के शब्द डेमोक्रेसिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दो शब्दों डेमोस और क्रेसिया से मिलकर बना है, जहां डेमोस का अर्थ है संविधान और क्रेसिया का अर्थ है न्यायपालिका। शब्दार्थ के आधार पर डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। डेमोक्रेसिया ये शब्द जो है ये ग्रीक या यूनानी भाषा के शब्द से मिलकर बना है, जहां पर डेमोस का अर्थ होता है ना कि संविधान है, बल्कि यहाँ पर डेमोस का अर्थ होता है जनता, और क्रेसिया का अर्थ होता है न्यायपालिका नहीं बल्कि इसका अर्थ होता है शासन। तो आप इनको अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो हो जाएगा जनता का शासन। तो यहाँ सेकंड वाला सही है लेकिन पहला वाला गलत है। तो आंसर है आपका बी वाला, केवल दूसरा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण लोकतंत्र की उस शर्त का उल्लंघन करता है जिसमें प्रमुख निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में होने चाहिए? भारत में संसदीय प्रणाली, ब्रिटेन में कैबिनेट प्रणाली, पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ का शासन, जापान में संवैधानिक राजतंत्र। चाहे
भारत की संसदीय प्रणाली हो, ब्रिटेन की कैबिनेट प्रणाली हो या जापान में संवैधानिक राजतंत्र हो, इन तीनों में कॉमन ये है कि यहाँ पर जनता जो है अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और ये प्रतिनिधि जो है आगे जाकर जनता की ओर से निर्णय लेते हैं। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो परवेज मुशर्रफ का शासन था, यानी परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में 1999 में सैन्य तख्ता पलट करके गद्दी हासिल की थी, तो ये कोई लोकतांत्रिक शासन नहीं था बल्कि एक सैन्य तानाशाही थी। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जो है गलत है, तो आंसर है आपका सी वाला। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? विविधताओं का शांतिपूर्ण समाधान, नागरिकों की गरिमा, वंशानुगत शासन, गलतियों को सुधारने का अवसर। लोकतंत्र जो है ये विविधताओं का शांतिपूर्ण समाधान देता है, यानी यहाँ पर डिफरेंट पृष्ठभूमि से आने वाले लोग, चाहे उनकी भाषा अलग है, धर्म अलग है, जाति अलग है, चाहे लिंग अलग है या सामाजिक आर्थिक स्थिति जो भी हो, उनके पास एक कॉमन अधिकार ये है कि उन सबकी वोट वैल्यू समान है। और यही बात जो है इन लोगों के बीच में एक कॉमन होती है और इन्हें जो है विविधताओं को सहेजने में मदद करती है। तो यहाँ पर विविधताओं का शांतिपूर्ण समाधान होता है। यहाँ पर नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकार दिए जाते हैं, मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। इसके अलावा नागरिकों के पास विकल्प होता है। अगर मान लीजिए नागरिकों को लगता है कि हमने जो MP या MLA का चयन किया है वो हमारे फेवर में नहीं है या हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, तो इनके पास ऑप्शन होता है कि आगामी चुनाव में उसको ये लोग बदल सकते हैं। वंशानुगत शासन जो है ये राजशाही की विशेषता है, न कि लोकतंत्र की। तो यहाँ पर सी वाला गलत है, तो आंसर है आपका सी वाला। सातवां प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, कार्ल मार्क्स, थियोडोर रूजवेल्ट। देखिए यह कथन जो है अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का है और इन्होंने ये जो अपना स्टेटमेंट है 1863 में एक रैली थी गेट्सबर्ग संबोधन, तो उसमें इन्होंने ये अपना लाइन कोट की थी। तभी से ये लाइन काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गई है कि लोकतंत्र जो है जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। तो आंसर है आपका यहाँ पर बी वाला। आठवां प्रश्न है, अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई लोकतंत्र की प्रसिद्ध परिभाषा, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है, लोकतंत्र के किस आयाम को सबसे सटीक रूप से रेखांकित करती है? प्रक्रियात्मक लोकतंत्र, लोकप्रिय संप्रभुता, विधिक संप्रभुता, अभिजात्य वर्गीय लोकतंत्र। राजनीति विज्ञान में जो ये परिभाषा है, इस परिभाषा को लोकप्रिय संप्रभुता कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो अंतिम शक्ति है वो जनता के हाथ में ही है। नहीं, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, तो इसका मतलब क्या है कि जनता ही यहाँ पर सर्वोपरि है। तो यहाँ पर ये लोकप्रिय संप्रभुता इसको कहा जाता है। तो आंसर है यहाँ पर बी वाला। नौवां प्रश्न है, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? लोकतंत्र में जनता को सरकार की आलोचना करने का अधिकार होता है। लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों की रक्षा स्वयं स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा की जाती है। लोकतंत्र में सबसे गरीब व्यक्ति भी राजनीतिक दृष्टि से समान दर्जा रखता है। लोकतंत्र सामाजिक और आर्थिक समानता स्वतः सुनिश्चित कर देता है। देखिए यहाँ पर लोकतंत्र कुछ बुनियादी मौलिक अधिकार मिलते हैं, जिनमें कि अव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। तो यहाँ पर ये सरकार की आलोचना कर सकते हैं, अगर सरकार के कामों से खुश नहीं है उसके खिलाफ रैली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पहला बड़ा सही है। यहाँ पर लोकतंत्र में जो नागरिकों के अधिकार हैं जो कि संविधान में उन्हें प्रदान किए हैं, इनकी रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका के द्वारा की जाती है। तो यहाँ बी वाला भी सही है। लोकतंत्र में सबसे कॉमन बात यह है कि यहाँ पर वोट वैल्यू समान होती है, चाहे गरीब व्यक्ति हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे अंबानी हो या अडानी हो, सबकी वोट वैल्यू समान है। इन राजनीतिक दृष्टि से हम सभी लोग समान हैं। तो यहाँ पर सी वाला भी सही है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जिन देशों में लोकतंत्र है वहाँ पे सामाजिक और आर्थिक समानता आ जाएगी, ये जरूरी नहीं है। यानी भारत का भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, भले हमारे यहाँ लोकतंत्र है लेकिन हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक असमानता मौजूद है। यहाँ पे जो अमीर व्यक्ति और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है, गरीब और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। सामाजिक स्तर पर आप लोग देख पा रहे होंगे हम लोग कितना ज़्यादा भेदभाव करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि लोकतंत्र है तो सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित हो जाएगी, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे डी वाला गलत है, तो आंसर है आपका डी वाला। 10वां प्रश्न है, कथन दिया गया है केवल नियमित अंतरालों पर चुनाव करा देना ही किसी देश को लोकतांत्रिक घोषित करने के लिए पर्याप्त मानदंड नहीं है। कारण, कुछ अलोकतांत्रिक देश भी अपने शासन को वैधता प्रदान करने के लिए दिखावे के तौर पर चुनाव का आयोजन करते हैं। देखिए यहाँ पे कथन सही है, केवल 5 साल या 6 साल में नियमित रूप से चुनाव करवा देना ही पर्याप्त नहीं है।
जरूरी है कि वहाँ पर जो लोकतंत्र की आवश्यक अन्य शर्तें हैं वो भी पूरी हो रही हों, जैसे बहुदलीय चुनाव हों, लोगों के पास चयन करने की स्वतंत्रता हो, नागरिक अधिकार मिले हों, स्वतंत्र न्यायपालिका हो, इलेक्शन कमीशन को भी मतलब स्वतंत्रता दी गई हो। ऐसा ना हो कि भले हम चुनाव करा रहे हैं लेकिन हमारी दबंगई चल रही है, हम अपने अकॉर्डिंग ही हम चुनाव करवाएंगे, हमारे लोग ही केवल वोट डालेंगे, ऐसा नहीं हो। जैसे हमने मैक्सिको के में देखा, मैक्सिको की एक ही दल का वहाँ पे चयन हो रहा था सन 2000 तक। हमने चाइना के बारे में देखा कैसे कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन वहाँ पे चला रहा है। तो यहाँ पर लोकतंत्र नहीं बोला जाएगा। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर है आपका ए वाला। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक शासन का परिणाम नहीं माना जाता? जवाबदेही, नागरिक गरिमा, सुधार की संभावना, शासकों की निरंकुशता। चूंकि लोकतंत्र में जनता ही शासकों का चुनाव करती है, तो शासकों को जनता के प्रति जवाबदेह रहना पड़ता है। लोकतंत्र में कुछ मौलिक अधिकार भी प्रदान किए जाते हैं ताकि नागरिक गरिमामय जीवन जी सकें। अगर नागरिकों को लगता है कि उन्होंने किसी गलत व्यक्ति का चुनाव किया है, या जो वर्तमान में पार्टी सत्ता में है वो मनमाने ढंग से शासन चला रही है, तो ये लोग उसके खिलाफ सार्वजनिक प्रदर्शन कर सकते हैं, उसका सार्वजनिक विरोध कर सकते हैं। अगर इतने से भी परिवर्तन ना आए तो ये लोग चुनाव के माध्यम से उसको बदल सकते हैं, यानी यहाँ पर सुधार की एक संभावना बनी रहती है। यहाँ शासकों की निरंकुशता नहीं चल सकती। निरंकुशता का मतलब है कि मनमाने ढंग से सत्ता चलाना। क्योंकि यहाँ शासकों को सत्ता की जो ताकत है वो जनता ही प्रदान करती है, जनता ही उन्हें इलेक्ट करती है। तो यहाँ पर जो भी शासक हैं वो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, इसलिए वो अपने मनमाने ढंग से शासन नहीं चला सकते हैं। निरंकुशता वहां देखी जाती है जहां पर राजशाही हो, सैन्य तानाशाही हो, तो वहां पर निरंकुशता देखने को मिलती है। लोकतंत्र में जनता का जो अंकुश है वो शासकों पर बना रहता है। तो यहां पर डी वाला कथन गलत है, तो आंसर है आपका डी वाला। 12वां प्रश्न है, पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ द्वारा 2002 में लागू किए गए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर का मुख्य प्रभाव क्या था? न्यायपालिका की स्वतंत्रता बढ़ाना, राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित करना, राष्ट्रपति को असेंबलियां भंग करने का अधिकार देना, बहुदलीय प्रणाली को मजबूत करना। 1999 में परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट करके गद्दी हासिल की। 2002 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए संविधान को उन्होंने बदल डाला है, और अब राष्ट्रपति को राष्ट्रीय असेंबली सहित प्रांतीय असेंबलियों को भंग करने का अधिकार प्रदान कर दिया है। तो आंसर है आपका सी वाला। 13वां प्रश्न है, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अक्टूबर 1999 में मुशर्रफ ने सैन्य तख्ता पलट करके निर्वाचित सरकार को अपदस्थ कर दिया। उन्होंने स्वयं को राष्ट्रपति घोषित कर 2001 के जनमत संग्रह द्वारा अपना कार्यकाल बढ़ाया। अगस्त 2002 में मुशर्रफ ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के माध्यम से सैन्य प्रतिष्ठान को शासन में प्रमुख भूमिका प्रदान की। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहला वाला कथन सही है, 1999 में उन्होंने सैन्य तख्ता पलट किया है। सन 2001 में इन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया है, और 2001 में नहीं बल्कि 2002 में इन्होंने एक जनमत संग्रह कराया है, और इस जनमत संग्रह के जरिए अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया है। तो यहाँ सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, थर्ड वाला सही है। चूंकि परवेज मुशर्रफ सेना के जनरल थे, तो जब ये सत्ता में आए हैं तो इन्होंने अंतिम जो पावर दी है वो सेना को ही दी है। यानी यहाँ पर जो प्रांतीय असेंबलियां हैं या जो राष्ट्रीय असेंबली है, वहां पर भले हुए चुने हुए नेता क्यों ना जाएं, लेकिन वहां पर अंतिम निर्णय सेना का ही होता था। सेना ही अपनी मनमानी चला रही थी। एक तरह से पाकिस्तान में हुकूमत जो है सेना ही उस समय चला रही थी। यहाँ चौथा वाला भी सही है, तो यहाँ 1, 3 और 4 सही है। तो आंसर है आपका सी वाला, केवल 1, 3 और 4। 14वां प्रश्न है, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल का सिद्धांत मुख्यतः किससे संबंधित है? सामाजिक न्याय, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, सांस्कृतिक समानता। ठीक है, इसका संबंध जो है राजनीतिक समानता से है। तो आंसर है आपका बी वाला। 15वां प्रश्न है, लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत राजनीतिक समानता है। इसका अर्थ निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा सर्वोत्तम रूप से परिलक्षित होता है? समाज के सभी व्यक्तियों की आय का समान होना, प्रत्येक वयस्क नागरिक को एक वोट का अधिकार होना तथा प्रत्येक वोट का मूल्य समान होना, केवल उच्च शिक्षित नागरिकों को ही नीति निर्माण में शामिल करना, प्रशासनिक पदों पर समाज के सभी वर्गों का मनोनीत होना। ठीक है, राजनीतिक समानता का मतलब है प्रत्येक वयस्क नागरिक को एक वोट का अधिकार होना और प्रत्येक वोट की वैल्यू समान होना। तो आंसर है आपका बी वाला। 16वां प्रश्न है, लोकतंत्र किस प्रकार नागरिकों की गरिमा और राजनीतिक समानता को बढ़ाता है?
यह केवल धनी व्यक्तियों को विशेष विशेषाधिकार प्रदान करता है। यह नागरिकों को सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने से रोकता है, जिससे गरिमा बनी रहे। यह सभी नागरिकों को अनिवार्य रूप से सरकारी नौकरी की गारंटी देता है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ नागरिक को भी राजनीतिक रूप से वही दर्जा प्राप्त है जो सबसे अमीर और पढ़े लिखे व्यक्ति को है। देखिए, लोकतंत्र में गरिमा और राजनीतिक समानता जो बनी रहती है, उसका मेन कारण है एक वोट, और एक वोट का वैल्यू भी समान। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर चाहे गरीब व्यक्ति हो, चाहे अंबानी हो या अडानी हो, सभी को समान राजनीतिक दर्जा प्रदान किया गया है। सभी की वोट वैल्यू समान है। यहाँ ऐसा नहीं है कि अंबानी की वोट वैल्यू ज़्यादा होगी, किसान की वोट वैल्यू कम होगी। सबकी वोट वैल्यू समान है। तो यहाँ पर सही आंसर है डी वाला। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित उदाहरणों का लोकतंत्र की संबंधित विशेषताओं से मिलान कीजिए। भूटान के नरेश ने निर्वाचित प्रतिनिधियों की सलाह पर कार्य करने की घोषणा की। तो यहाँ पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा शासन चलाया जाना है। राजा केवल नाम मात्र का प्रमुख है। तो यहाँ पर ए का हो जाएगा 5वां वाला। श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों को मताधिकार से वंचित किया गया। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है। तो यहाँ इसका हो जाएगा 3रा वाला। नेपाल के नरेश ने राजनीतिक सभाओं एवं प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाया। इसका मतलब है कि इन्होंने जो नागरिकों के अधिकार हैं उनको छीन लिया, उनका हनन किया है। तो यहाँ पे अधिकारों का संरक्षण करने की जरूरत है। तो इसका हो जाएगा 2रा वाला। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा भंग करने को असंवैधानिक ठहराया। इसका मतलब है कि यहाँ विधि का शासन है, कानून का शासन है, और न्यायपालिका उसकी संरक्षक है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा पहला वाला। बांग्लादेश में चुनाव अवधि में गैर दलीय अंतरिम सरकार पर सहमति बनी। तो ये क्यों बनी है? ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सहमति बनी है। इसका है 4था वाला। तो यहाँ पर आपका जो सही मैच है वो है ए का 5वां, बी का 3रा, सी का 2रा, डी का पहला और ई का 4था। तो आंसर है आपका सी वाला। 18वां प्रश्न है, चीन की राष्ट्रीय जनसंसद कवांगुओ रेममिन दाइवियाओ दाहुई की चुनावी प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी उम्मीदवार स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने से पूर्व कम्युनिस्ट पार्टी की स्वीकृति आवश्यक है। सेना को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। सरकार गठबंधन के आधार पर बनती है। चूंकि चीन में केवल एक ही पार्टी का वर्चस्व है और वो है कम्युनिस्ट पार्टी, तो यहाँ पर अगर किसी को इलेक्शन लड़ना है तो उसे कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेनी पड़ती है, तभी वो इलेक्शन लड़ सकता है। तो यहाँ पर आपका बी वाला सही है। देखिए, यहाँ पर पूरे चीन में करीब 3000 मेंबर्स जो हैं यहाँ के पार्लियामेंट में जाते हैं, जिसमें से कुछ मेंबर्स का प्रतिनिधित्व सेना भी करती है। तो यहाँ पर सी वाला कथन गलत हो जाएगा कि सेना को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। चूंकि यहाँ केवल एक ही पार्टी है तो गठबंधन की बात ही नहीं आती है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है बी वाला। 19वां प्रश्न है, मैक्सिको में वर्ष 2000 से पूर्व लोकतंत्र की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रमुख कारण था चुनाव का ना होना, न्यायपालिका का अभाव, पीआरआई दल का लगातार प्रभुत्व एवं चुनावी हेरफेर, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अभाव। आप लोग जानते हैं कि मैक्सिको जो है 1930 में आज़ाद हुआ है, और आज़ादी के बाद यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई है, और यहाँ पर हर 6 साल में राष्ट्रपति चुनाव होते थे। हालांकि यहाँ पर लोकतंत्र तो बना रहा है, लेकिन लोकतंत्र में भी यहाँ पर केवल एक ही पार्टी का वर्चस्व रहा है, और वो है पीआरआई दल। देखिए, पीआरआई पार्टी जो थी वो मतदान में हेरफेर करके, सरकारी जो भी तंत्र है उसका दुरुपयोग करके ये सत्ता में बनी रही है। तो यहाँ पर सही आंसर है सी वाला। 20वां प्रश्न है, चीन के 1958-61 के अकाल का उपयोग लोकतंत्र के पक्ष में किस तर्क को सिद्ध करने के लिए किया जाता है? आर्थिक समानता, राजनीतिक विकेंद्रीकरण, राष्ट्रीय सुरक्षा या जवाबदेह शासन। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, चीन में 1958-61 के दौर में दुनिया का सबसे भयानक अकाल पड़ा था, और करीब 3 करोड़ लोग इस अकाल की भेंट चढ़ गए थे। यानी यहाँ पर करीब 3 करोड़ लोगों की भूख से मौत हुई है। और मौत होने का कारण क्या था कि यहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं था, और उसने जो है इस अकाल के दौरान कोई भी कार्यवाही नहीं की है, क्योंकि यहाँ कोई अपोजिशन नहीं है, मीडिया भी इसके खिलाफ बोल नहीं सकती है। तो यही कारण है कि यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में कैजुअलिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर जवाबदेह शासन का अभाव था। तो यहाँ पर सही आंसर है डी वाला। 21वां प्रश्न है, चीन में 1958-61 के दौरान अकाल से भारी जनहानि होने का मुख्य राजनीतिक कारण क्या था? चीन में खाद्यान्न का उत्पादन बहुत कम था। चीन की कम्युनिस्ट सरकार पर स्वतंत्र मीडिया और विपक्षी दलों का कोई दबाव नहीं था। चीन के लोगों के पास कृषि करने का पारंपरिक ज्ञान नहीं था।
संयुक्त राष्ट्र संघ ने चीन को खाद्य सहायता देने से मना कर दिया था। तो इसका मेन कारण क्या था? केवल यहाँ पर एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, और कोई पार्टी थी नहीं। तो यहाँ पर अपोजिशन का कोई दबाव नहीं था, और मीडिया भी जो था वो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर अंडर में ही काम कर रहा था। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका बी वाला। 22वां प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर मताधिकार संबंधी निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सऊदी अरब, वर्ष 2015 तक महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखना। एस्टोनिया, रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए नागरिकता नियमों का अत्यंत जटिल होना। फिजी, मूल फिजी नागरिक के वोट का मूल्य भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट के मूल्य से कम होना। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। देखिए, पहला वाला सही है। सऊदी अरब में सन 2015 तक महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं मिला था। एस्टोनिया में जो रूसी माइनॉरिटी है, रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनको नागरिकता मिल पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे नागरिकता के नियम इन लोगों के लिए बहुत कठिन बनाए हुए हैं। फिजी की बात करें तो जो फिजी के मूल नागरिक हैं, मूल फिजी के नागरिक हैं, उनके वोट का मूल्य जो है, यानी कि जो यहाँ के मूल नागरिक हैं फिजी वाले, इनका वोट का मूल्य जो है वो भारतीय मूल के फिजी नागरिकों से ज़्यादा है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है मूल फिजी नागरिक के वोट का मूल्य भारतीय मूल के फिजी नागरिक से कम है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो मूल फिजी नागरिक हैं, इनके वोट का मूल्य भारतीय मूल के फिजी नागरिकों से ज़्यादा है। तो यहाँ तीसरा वाला युग्म गलत है, केवल एक और दो सही है। तो आंसर है आपका ए वाला, केवल एक और दो। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में 2015 तक महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था? कतर, सऊदी अरब, ओमान, बहरीन। तो ये सऊदी अरब है, तो आंसर है आपका बी वाला। 24वां प्रश्न है, एस्टोनिया का उदाहरण लोकतंत्र की किस तरह से जुड़ा हुआ है? स्वतंत्र न्यायपालिका, निष्पक्ष चुनाव, समान मताधिकार, विकेंद्रीकरण। एस्टोनिया में हमने देखा कि जो रूसी माइनॉरिटी है उसको एक तो नागरिकता नहीं मिल रही है, तो जब नागरिकता नहीं मिलेगी तो वोट डालने का अधिकार भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये समान मताधिकार से जुड़ा हुआ है, तो आंसर है आपका सी वाला। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के विरुद्ध दिया गया तर्क नहीं है? निर्णय लेने में विलंब, अधिक जवाबदेही, भ्रष्टाचार की संभावना, राजनीतिक अस्थिरता। देखिए, यहाँ पर लोकतंत्र के विरुद्ध तर्क पूछे गए हैं कि लोकतंत्र की कौन कौन सी खामियां हैं। तो यहाँ पर एक तो खामी है कि निर्णय लेने में विलंब होता है, क्योंकि यहाँ पे लंबा विचार विमर्श करना पड़ता है। चूंकि चुनाव में बहुत ज़्यादा धन की बर्बादी होती है, तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति इलेक्ट होकर आता है, चुनकर आता है, वो कोशिश करता है कि उसने जितना भी इलेक्शन पे खर्च किया है उसकी भरपाई करे। तो भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पे चूंकि लोग जो है अपने फायदे के लिए एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आते जाते रहते हैं, सरकारें 5 साल तक टिक जाएं ये भी बहुत बड़ी बात है। कई बार तो बीच में ही सरकार गिर जाती है, टूट जाती है, तो राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है। तो यहाँ पर ए सी डी ये विरुद्ध दिए हुए तर्क हैं, जबकि अधिक जवाबदेही जो है इसके फेवर में दिया हुआ तर्क है। तो यहाँ पर बी वाला सही है, तो आंसर है आपका बी वाला। 26वां प्रश्न है, जिम्बाब्वे के स्वतंत्रता संघर्ष और उसके बाद की राजनीतिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिम्बाब्वे को वर्ष 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। स्वतंत्रता के बाद जानू पीएफ दल का शासन स्थापित हुआ, जिसके नेता रॉबर्ट मुगाबे ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं का सदैव पालन किया। देखिए, यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। जिम्बाब्वे एक दक्षिण अफ्रीका का देश है और इसे 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से आज़ादी, औपनिवेशिक शासन से आज़ादी मिली है। उसके बाद यहाँ पर लोकतंत्र तो स्थापित हुआ है, लेकिन यहाँ पर जानू पीएफ दल स्थापित हुआ है, जिसके नेता थे रॉबर्ट मुगाबे। देखिए, रॉबर्ट मुगाबे ने यहाँ पर भले लोकतंत्र रहा हो, लेकिन लोकतंत्र को कुचल दिया था। यानी यहाँ पर इन्होंने जो है अपनी मनमानी चलाई है, यहाँ तक कि न्यायपालिका के आदेशों की अवहेलना की है, किसी की सुनी नहीं रहे थे। तो अंत में 2017 में आके इन्हें इनकी गद्दी से हटाया गया है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन जो है ये गलत हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने लोकतांत्रिक मर्यादाओं का सदैव पालन किया, ये गलत है। केवल पहला वाला सही है, तो आंसर है आपका ए वाला, यानी केवल एक। 27वां प्रश्न है, रॉबर्ट मुगाबे के शासनकाल में जिम्बाब्वे सरकार द्वारा किए गए निम्नलिखित कृत्यों में से कौन सा कृत्य कानून का राज और अधिकारों का आदर की विशेषता के विपरीत था? राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि करना और उसकी जवाबदेही को कम करना, न्यायपालिका पर दबाव डालना और अदालत के उन फैसलों की अनदेखी करना जो सरकार के खिलाफ थे, टेलीविजन और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना, या उपरोक्त सभी। देखिए, रॉबर्ट मुगाबे ने सत्ता में बने रहने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाए थे। अपने अधिकारों में वृद्धि की थी, जवाबदेही कम की थी, न्यायपालिका के आदेशों का उल्लंघन किया था, न्यायपालिका पर दबाव डाला था,
यहाँ तक कि जो भी मीडिया है उस पर भी सेंसरशिप लागू की थी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा डी वाला, यानी उपयुक्त सभी। 28वां प्रश्न है, लोकतंत्र में बेहतर निर्णयों की संभावना मुख्यतः किस कारण बढ़ जाती है? सेना की भागीदारी, विशेषज्ञ शासन, व्यापक चर्चा और बहस, त्वरित निर्णय प्रक्रिया। चूंकि लोकतंत्र में यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर व्यापक चर्चा बहस होती है, हर मुद्दे पर विचार विमर्श होता है। कोई एक व्यक्ति यहाँ पर तुरंत डिसीजन नहीं ले सकता है। अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति अपने अपने आप से डिसीजन ले रहा है, मनमाने तरीके से डिसीजन ले रहा है, तो हो सकता है वो तानाशाही चला पाए। लेकिन यहाँ पे चूंकि व्यापक चर्चा होती है, बहस होती है, उसके बाद कोई बिल जो है संसद में पारित होता है, राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं, उसके बाद में तब वो कानून बनता है। तो यहाँ पे व्यापक चर्चा और बहस होती है, इसलिए यहाँ पर बेहतर निर्णयों की संभावना बढ़ जाती है। तो आंसर है आपका सी वाला। 29वां प्रश्न है, लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? सैन्य हस्तक्षेप, चुनाव एवं सार्वजनिक आलोचना, न्यायिक तानाशाही, नौकरशाही नियंत्रण। यह सही आंसर है बी वाला, यानी चुनाव और सार्वजनिक आलोचना। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा है? ग्राम सभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है कि ऐसी शासन पद्धति जिसमें नागरिक स्वयं निर्णय लेते हों और स्वयं ही शासन चलाते हों। तो भारत में जो ग्राम सभा है ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतंत्र के आदर्श स्वरूप को व्यक्त करता है? प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव कराना, संसद का नियमित संचालन, किसी भी नागरिक को भूखे पेट न सोना पड़े, या बहुदलीय व्यवस्था। देखिए, लोकतंत्र की जो अवधारणा है या लोकतंत्र का जो अर्थ है वो दिनों दिन और ज्यादा विस्तृत होता जा रहा है। वर्तमान समय में एक आदर्श लोकतंत्र को एक ऐसे लोकतंत्र के रूप में प्रेजेंट किया जाता है जहां पर नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार होता हो, यहाँ पर असमानताएं बहुत कम हो, जैसे किसी भी नागरिक को भूखे पेट ना सोना पड़े। तो अगर किसी देश में सभी लोग संपन्न हैं, सभी के बीच समानता का भाव है, कोई वहाँ पर आर्थिक या सामाजिक खाई मौजूद नहीं है, तो उसे लोकतंत्र को आदर्श लोकतंत्र माना जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 32वां प्रश्न है, लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले तर्कों में एक तर्क यह है कि इसमें कई बार खराब फैसले ले लिए जाते हैं। इसका मुख्य आधार क्या है? मंत्रियों का अत्यधिक पढ़ा लिखा होना, चुने हुए नेताओं को अक्सर आम लोगों के वास्तविक हितों और जरूरतों का सटीक पता ही नहीं होना, विदेशी शक्तियों का आंतरिक निर्णयों में हस्तक्षेप होना, विपक्ष द्वारा हर अच्छे फैसले का संसद में विरोध करना। देखिए, कई बार क्या होता है, जो जनप्रतिनिधि होते हैं उन्हें अपने क्षेत्र के बारे में, अपने क्षेत्र के लोगों की क्या डिमांड है, क्या समस्याएं हैं, पता ही नहीं होता है। कई बार आपने देखा होगा कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपने अपने जो कैंडिडेट हैं ऐसे क्षेत्रों से खड़े कर देती हैं जिस क्षेत्र से वो नहीं होते हैं, और वो चुनाव जीत जाते हैं। तो ऐसे में उन्हें तो पता नहीं है कि भाई यहाँ पर क्या समस्या है, क्योंकि वो बाहर से लाए गए हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा बी वाला, यानी चुने हुए नेताओं को अक्सर आम लोगों के जो वास्तविक हित हैं और उनकी जरूरतें जो है उनके बारे में सटीक पता ही नहीं होता है। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले तर्कों का हिस्सा नहीं है? नेताओं के बदलने से नीतियों में निरंतरता का अभाव, यह विभिन्न समूहों के बीच टकरावों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में पूरी तरह असमर्थ है, फैसले लेने में अत्यधिक समय की बर्बादी होना, अकुशल और स्वार्थी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का जन्म होना। यानी यहां पर एक ऐसा तर्क पूछा गया है कि जो लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले तर्कों का हिस्सा नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लोकतंत्र जो विभिन्न समूह हैं इनके बीच के जो टकराव है इनको कम करता है, इनको सुलझाने में समर्थ है, असमर्थ नहीं है बल्कि समर्थ है। तो ये इसके विरोध में नहीं है, यानी यहाँ पर इसको निगेटिव दिखाया गया, बल्कि निगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये समर्थ है। यानी लोकतंत्र के माध्यम से ही हम विविधता को, भारतीय विविधता को संरक्षित रख पाए हैं। तो यहाँ पर बी वाला जो कथन है ये इसका हिस्सा नहीं होगा, इसके खिलाफ तर्कों में नहीं जाएगा, बल्कि इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट में जाएगा। तो आंसर है आपका बी वाला। 34वां प्रश्न है, वास्तविक लोकतंत्र और छद्म या आभासी लोकतंत्र के बीच अंतर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अनिवार्य मानी जानी चाहिए? प्रमुख निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास होना, सत्ताधारी दल के पास चुनाव हारने का वास्तविक जोखिम होना, प्रत्येक वयस्क नागरिक के वोट का मूल्य समान होना। आपको यह बताना है कौन सा कथन सही है।
देखिए, आप देखते होंगे कुछ देशों में लोकतंत्र तो है, लेकिन वहां पर वास्तव में छद्म या आभासी लोकतंत्र है, यानी वहां पर लोकतंत्र होते हुए भी तानाशाही चल रही है। जैसे हमने मैक्सिको में जो पार्टी थी उसके बारे में जाना, जिम्बाब्वे का उदाहरण देखा। वास्तविक लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जो भी निर्णय है वो जनता लेगी, जनता ही अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी, और जो भी सत्ताधारी पार्टी है उस पार्टी को भी चुनाव में हारने का भी डर होना चाहिए कि हम हार भी सकते हैं अगर हम जनता के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, जनता की भलाई में काम नहीं करेंगे, तो जनता हमें वोट ना देकर हरा भी सकती है। इसके अलावा यहाँ पे प्रत्येक वयस्क नागरिक के वोट का मूल्य समान होना चाहिए। तो ये अनिवार्य विशेषता है। तो यहाँ पर आंसर है डी वाला, यानी 1, 2 और 3। 35वां प्रश्न है, लोकतंत्र में चुनावी मुकाबला अत्यंत खर्चीला होता है। इस आर्थिक पक्ष का सीधा नकारात्मक परिणाम किस रूप में सामने आता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना होती है, देश में विदेशी निवेश रुक जाता है, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, कर दरों में भारी कमी कर दी जाती है। चूंकि चुनावी मुकाबला बहुत खर्चीला होता है, तो कैंडिडेट चुनाव जीतने के बाद क्या करते हैं, उस खर्च की भरपाई करते हैं, जिससे कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। तो आंसर है आपका सी वाला। 36वां प्रश्न है, कथन दिया गया है, कोई भी देश पूर्ण रूप से एक आदर्श लोकतंत्र नहीं है जहां सभी निर्णय हमेशा 100% त्रुटिहीन हों। कारण, लोकतंत्र एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें आदर्शों को प्राप्त करने के लिए नागरिकों और संस्थाओं द्वारा निरंतर प्रयास करने पड़ते हैं। कि बिल्कुल सही बात है कि लोकतंत्र कोई जादू की छड़ी नहीं है कि लोकतंत्र आ जाएगा तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, ये बिल्कुल नहीं है। ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पर जितने ज़्यादा लोग एक्टिव रहेंगे, जितनी ज़्यादा संस्थाएं एक्टिव रहेंगी, उतना ही लोकतंत्र प्रभावी तरीके से काम करेगा। अगर मान लीजिए लोग ऐसे हैं कि एक बार वोट डालने का तो उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है, वो ये भी नहीं चाह रहे हैं कि जो भी प्रतिनिधि हैं उनसे सवाल पूछें, तो उस प्रतिनिधि काम क्यों करेंगे? जनप्रतिनिधियों को और मौका मिल जाएगा कि भाई जनता बिल्कुल उदासीन है, एक्टिव ही नहीं है, पूछ ही नहीं रही है कि काम हुआ है या नहीं हुआ है। केवल 5 साल में एक बार वो एक्टिव होती है वोट डालने वाले दिन। तो यहाँ पर जरूरी ये है कि कोई भी लोकतंत्र आदर्श लोकतंत्र तभी बनेगा जब नागरिक सक्रिय हों, सक्रिय अपनी भागीदारी दिखाएं लोकतंत्र में, और जो भी संस्थाएं, संवैधानिक संस्थान है, वो ईमानदारी से काम करें। तो यहाँ कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर है आपका ए वाला। 37वां प्रश्न है, शिक्षक कक्षा में छात्रों को बिना किसी डर के प्रश्न पूछने और अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति देते हैं। यह विद्यालयी वातावरण लोकतंत्र के किस आयाम को सुदृढ़ करता है? प्रशासनिक तानाशाही को, लोकतंत्र के व्यावहारिक अनुप्रयोग को, अनुशासनहीनता को, प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र को? देखिए, लोकतंत्र का दायरा जो है बढ़ चुका है। अब लोकतंत्र का मतलब केवल शासन पद्धति नहीं है, बल्कि लोकतंत्र एक सिद्धांत के रूप में भी है। जैसे आप लोग देखते होंगे, हम लोग अपने घरों में चर्चा होती है, अगर मान लीजिए आपके घर में कोई एक ही कैंडिडेट अपनी मनमानी चला रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो चर्चा हुई वो लोकतांत्रिक नहीं है। ऐसी क्लासरूम में मान लीजिए शिक्षक पढ़ा रहे हैं, अब वहाँ पे केवल कुछ ही छात्र जो है छात्र सर के फेवरेट हैं, जो कि सर से प्रश्न पूछ सकते हैं, तो क्लास का माहौल लोकतांत्रिक नहीं बोला जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, लोकतंत्र का व्यवहारिक अनुप्रयोग को दर्शा रहा है। यानी अगर कक्षा में छात्र जो बिना डरे शिक्षक से सवाल पूछ पा रहे हैं और अपने विचार व्यक्त कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर लोकतंत्र को व्यवहारिक रूप से अप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर है बी वाला। 38वां प्रश्न है, समान अवसर, शिक्षा, सूचना और संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना लोकतंत्र के किस स्वरूप का परिचायक है? वंशानुगत लोकतंत्र, सैनिक समर्थित लोकतंत्र, न्यूनतम प्रक्रियात्मक लोकतंत्र, बृहत्तर एवं आदर्शात्मक लोकतंत्र? तो जो आप लोग देख रहे होंगे, लोकतंत्र का दायरा लगातार अब बढ़ता जा रहा है। तो अब जो लोकतंत्र की बृहत्तर परिभाषा है, उसमें समान अवसर, शिक्षा या सूचना और संसाधनों की उपलब्धता, इसमें राइट टू इंफॉर्मेशन भी शामिल है। तो ये सब चीजें शामिल हैं। तो ये बृहत्तर और आदर्शात्मक लोकतंत्र का स्वरूप है। तो यहां पर सही आंसर है डी वाला। 39वां प्रश्न है, यदि किसी देश में चुनाव नियमित रूप से होते हों परंतु विपक्ष को प्रचार करने की अनुमति न हो, तो वह किस लोकतांत्रिक शर्त का उल्लंघन होगा? कानून का राज, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, संघवाद, प्रातिनिधिक शासन? देखिए, ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का उल्लंघन होगा। तो यहां पर सही आंसर है बी वाला। 40वां प्रश्न है, आधुनिक लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र क्यों कहा जाता है? राजा जनता का प्रतिनिधित्व करता है, न्यायपालिका जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है, सेना जनता का प्रतिनिधित्व करती है। क्योंकि आज के समय में हर देश की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि सभी लोग एकजुट होकर शासन चला पाएं।
तो इसलिए जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जो कि जनता की ओर से आगे जाकर निर्णय लेते हैं। तो यहां पर सही आंसर है सी वाला। 41वां प्रश्न है, यदि किसी देश में हर 2-3 साल में सरकारें बदल रही हैं तो यह स्थिति लोकतंत्र के किस दोष को प्रत्यक्षतः उजागर करती है? भ्रष्टाचार, खराब निर्णय, अस्थिरता, नैतिकता का अभाव। देखिए, हर 2-3 साल में सरकार चेंज हो रही है, तो यहाँ पर अस्थिरता का माहौल है, तो यहाँ पर सही आंसर है सी वाला। 42वां प्रश्न है, लोकतंत्र में चुनावों की वास्तविकता का परीक्षण किस आधार पर किया जाता है? मतदान प्रतिशत, चुनाव आयोग की उपस्थिति, सत्ता पक्ष की हार की संभावना, मतदान मशीनों का प्रयोग। चुनाव की वास्तविकता का परीक्षण का मतलब ये है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है, अगर उसको भी चुनाव में हारने का डर लग रहा है तो उसका मतलब क्या है कि वास्तविकता में यहाँ पे लोकतंत्र है। और मान लीजिए कोई सत्तारूढ़ पार्टी है, उसे पता है करवा लो इलेक्शन, हम तो चुनाव जीत के ही रहेंगे, तो फिर वहाँ पे लोकतंत्र नहीं होगा। आपने देखा होगा कुछ जगहों पर आप देखते हैं कि एक ही पार्टी है, भले इलेक्शन हो रहा है, फिर भी वो अपनी मनमानी चला के कैसे भी करके सत्ता में आ जाते हैं, तो उसे लोकतंत्र नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पर सत्ता पक्ष को हार की संभावना भी अगर देखें तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वास्तविक परीक्षण हो रहा है, तो यहाँ पर सही आंसर है सी वाला। 43वां प्रश्न है, लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? उच्च आर्थिक विकास, निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता, एक समान आय वितरण, पूर्ण सामाजिक समानता। न्यूनतम शर्तों का मतलब यह है कि यहां पर जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो शासन चलाएं, यानी जनता जो है अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। अब मान लीजिए उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन न चलाकर कोई थर्ड पर्सन शासन चला रहा है, तो फिर प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब ही नहीं रहेगा। तो यहां पर जरूरी है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता होनी चाहिए, तो आंसर है आपका बी वाला। 44वां प्रश्न है, चीन की शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन की संसद को कवांगो रेनमिन दाइबियाओ दाहुई कहते हैं, राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं, और इसके लिए प्रति 6 वर्ष के बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। देखिए, यहाँ पहला वाला कथन सही है, यहाँ संसद के लिए 6 साल में नहीं बल्कि हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, तो यहाँ सेकंड वाला गलत हो जाएगा। थर्ड वाला सही है कि संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है और चुनाव लड़ने से पहले कम्युनिस्ट पार्टी की अनुमति लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर 1, 3 और 4 सही है, तो आंसर है आपका सी वाला, केवल 1, 3 और 4। 45वां प्रश्न है, मैक्सिको में हुए अलोकतांत्रिक चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1950 में आजाद होने के बाद से मैक्सिको में हर 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनाव कराए जाते हैं। सन 2000 तक हर चुनाव में पीआरआई इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी को ही जीत मिलती थी। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने में पीआरआई कुख्यात थी। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन असत्य है। देखिए, मैक्सिको 1950 में नहीं बल्कि 1930 में आज़ादी मिली थी, और यहाँ पर हर 5 वर्ष में नहीं बल्कि हर 6 वर्ष में राष्ट्रपति चुनाव कराए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला सही है, सन 2000 तक पीआरआई पार्टी ही जीतती आई है, और पीआरआई पार्टी जो है चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाती थी, ये भी बात सही है। यहाँ पर केवल पहला वाला कथन गलत है, तो आंसर है आपका ए वाला, केवल एक असत्य है। 46वां प्रश्न है, भारत जैसे अत्यधिक सामाजिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता वाले देश को एकता के सूत्र में बांधे रखने में लोकतंत्र किस प्रकार सहायक सिद्ध होता है? यह बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति को अल्पसंख्यकों पर बलपूर्वक थोप देता है। यह विभिन्न समूहों के हितों, विचारों और मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का साझा मंच प्रदान करता है। यह देश में किसी भी प्रकार के क्षेत्रीय दलों के गठन पर प्रतिबंध लगाता है। यह सभी नागरिकों के लिए एक ही धर्म का पालन अनिवार्य बनाता है। देखिए, भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में लोकतंत्र का सार्थक हो पाया है, इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन रीजन है कि यह विभिन्न समूहों के हितों, विचारों और मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए साझा मंच प्रदान करता है। तो यहां पर सही आंसर है बी वाला। 47वां प्रश्न है, आधुनिक युग में बड़े पैमाने पर प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को अपनाने का अनिवार्य कारण क्या है? आधुनिक राष्ट्रों की विशाल जनसंख्या के कारण सभी लोग एक साथ बैठकर सीधे निर्णय नहीं ले सकते। आम जनता ने मतदान करने से पूरी तरह मना कर दिया है। राजाओं ने अपनी शक्ति प्रतिनिधियों को सौंप दी है। आधुनिक संविधान प्रत्यक्ष लोकतंत्र को पूर्णतः अवैध घोषित करते हैं। देखिए, यहाँ पर सही कारण जो है वो है ए वाला, तो आंसर है ए वाला।
48वां प्रश्न है, लोकतंत्र के संबंध में उग्र या गैर जिम्मेवार फैसले लेने की संभावना को घटाने वाली संस्थागत प्रक्रिया क्या कहलाती है? अध्यादेश जारी करना, व्यापक बहस और विचार विमर्श, न्यायिक समीक्षा की समाप्ति, एकदलीय तानाशाही। देखिए, उग्र या गैर जिम्मेदार फैसले लोकतंत्र में कम लिए जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि जो संसद है या जो असेंबली है, वहां पर किसी भी मुद्दे पर, किसी भी बिल पर व्यापक बहस और विचार विमर्श होता है, तो उसके बाद उस पर डिसीजन लिया जाता है। तो यही कारण है कि यहाँ पर गैर जिम्मेदार या उग्र फैसले लेने की संभावना कम हो जाती है। तो आंसर है आपका बी वाला। 49वां प्रश्न है, कथन दिया गया है, लोकतंत्र विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच हिंसक टकरावों को रोकने का सबसे प्रभावी शांतिपूर्ण साधन है। कारण, लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी वर्ग या समूह को स्थायी रूप से हाशिए पर नहीं धकेला जा सकता, क्योंकि प्रत्येक नागरिक को समान वोटिंग का अधिकार प्राप्त है। देखिए, कथन यहाँ बिल्कुल सही है, और कारण इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पर क्या है, हर वर्ग या समूह को समान राजनीतिक समानता मिली हुई है। यानी यहाँ पर राजनीतिक रूप से सभी व्यक्ति समान है, सभी की वोट वैल्यू समान है, कोई व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है। तो यही कारण है कि हम लोग जो हिंसक टकराव है उसको लोकतंत्र के जरिए रोक सकते हैं। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर है आपका ए वाला। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है? सरकार की नीतियों की सार्वजनिक आलोचना तथा संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, बिना किसी वैधानिक अर्हता के चुनाव लड़ने का अधिकार, कराधान से पूर्ण छूट का अधिकार, किसी भी देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करने का अधिकार। देखिए, यहाँ पे लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? यहाँ पे हम लोग सरकार की नीतियों की सार्वजनिक आलोचना कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग अव्यक्ति संघ बनाने या संगठन बनाने की स्वतंत्रता हमें मिली हुई है, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर है ए वाला। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। और जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से नोट्स को परचेज कर सकते हैं, जिसमें कि एनसीईआरटी के नोट्स के साथ साथ उसकी अभ्यास प्रश्नों की सीरीज भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस सीरीज पसंद आ रही होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।